मैं 17 साल का था। आज मेरी मालकिन मुझे रात को अपने घर रुकने का बोल रही थी। इनकार किया तो मालकिन का शौहर कहता, रुक जाओ बेटा, मालकिन घर पर अकेली होंगी, उसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। मेरी मालकिन 24 साल की इंतहाई हसीन व जवान थी। मुझे रात को मालकिन के पास रुकना पड़ा, लेकिन रात को होश उड़ गए जब आधी रात को मालकिन ने बेड पर, मेरा नाम रिजवान है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने 16 साल की उम्र में ही एक बड़े बिजनेसमैन के घर में काम किया था। माजी की यादों को याद करता तो आज भी मुझे झुरझुरी सी आ जाती है। मेरा मालिक एक बिजनेसमैन था और इस सिलसिले में वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था, जिसकी वजह से मालकिन अक्सर घर पर अकेली ही होती थी। मालकिन का नाम मदीहा था। मुझे बंगले की देखभाल के लिए रखा गया था और इसलिए भी रखा गया था कि मालकिन घर में अकेली ना रहें। पर हैरत की बात यह थी कि बड़े साहब ने बंगले की हिफाजत के लिए गार्ड भी नहीं रखा हुआ था। बड़े साहब का नाम सिकंदर बलोच था। दोनों में 12 साल का फ़र्क था और मालकिन की उम्र 24 साल थी। दरअसल मालकिन बड़े साहब से उम्र में काफ़ी साल छोटी थी। मैं नया काम के लिए घर में आया था, क्योंकि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और हम 5 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ा था तो अम्मी अब्बू मुझे काम के लिए घर से बाहर भेज दिया करते थे। अक्सर शाम के बाद मालकिन मुझे घर आने नहीं देती थी, मुझे अपने घर पर ही रोक लेती थी, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर रोज़ाना घर चला आता। उन दिनों मेरी तनख्वाह भी कम थी तो एक दिन मालकिन ने मुझे कहा, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रही हूँ, तुम्हें रात को भी यहीं रुकना होगा। मैंने ये बात अम्मी अब्बू को बता दी। अम्मी अब्बू ने कहा कि बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस बहाने से हमारी कुछ मुश्किलें और भी आसान हो जाएंगी। लेकिन मैं ना माना और रात रहने से इनकार कर दिया। अगले दिन मैं काम पर गया तो मालकिन ने मुझसे पूछा कि तुम सामान नहीं लाए। मैंने जवाब दिया कि मालकिन मैं यहाँ रात नहीं रुक सकता, इसलिए मैं अपना सामान नहीं लाया। मालकिन ने अपने शौहर से बात की और मुझे रुकने के लिए कहा। शाम को जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया। तब मालकिन के शौहर ने कहा, रुक जाओ बेटा, मालकिन घर पर अकेली हैं, मालकिन का ख्याल रखना, और मैंने तुम्हें काम पर इसलिए रखा है कि मालकिन घर में अकेली ना रहें। आखिर मुझसे कोई जवाब ना बन पाया। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। बड़े साहब ने कमरे में मुझे दिखाया और कहा कि तुम यहाँ रहोगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया और मैं रात 10 बजे तक घर की ड्यूटी देता और उसके बाद जाकर सो जाता। एक रात में कमरे में सोया हुआ था, मुझे अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा घर में चोर तो नहीं आ गए। डरते डरते कमरे में से बाहर निकला और देखा तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने सोचा कि हवा बहुत तेज़ है, शायद इसी वजह से खुल गया है। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में जाकर सो गया। फजर के वक्त उठा, नमाज़ पढ़ी और अपने दिल भर के कामों में मसरूफ़ हो गया और सारा दिन काम करते करते गुजर गया। रूटीन के मुताबिक मैंने 10 बजे तक ड्यूटी दी और जाकर सो गया। रात 2 बजे फिर मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी और मैं कमरे से बाहर निकला और मैंने देखा कि दरवाज़ा आज फिर से खुला है और आज तो हवा भी नहीं चल रही थी। इस तरह करते करते हफ्ता गुजर गया। मैं इससे बहुत परेशान हो चुका था। मैं सारे दरवाज़े बंद करके सोता था तो दरवाज़ा आधी रात को खुल क्यों जाते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात इस पर नज़र रखी जाए कि दरवाज़ा खोलता कौन है। मैंने 10 बजे तक ड्यूटी दी और कमरे में जाकर दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगा। रात के 2 बज रहे थे लेकिन कोई हलचल महसूस ना हुई। मेरा नींद के मारे बुरा हाल था। जब कोई हलचल महसूस ना हुई तो मैंने सोचा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मुझे थोड़ी सी भूख और प्यास महसूस हुई तो मैं किचन में चला गया। फ्रिज में से खाना निकाल कर खाया और पानी वगैरह पी कर वापस आने लगा तो मेरी नज़र अचानक मालकिन के कमरे में पड़ गई। मालकिन को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मालकिन बेड पर झूल रही थी और अपने बाल मुंह पर गिराए हुए थी। मैं उनके पास दरवाजे के पीछे छुप गया और छुपकर उन्हें देखने लगा कि अचानक मालकिन बेड से उठी और कमरे से बाहर आने लगी। खुले बाल देखकर तो मुझे उनसे डर लगने लगा। मैंने देखा कि मालकिन ने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई।
मैं भी मालकिन के पीछे पीछे चला गया। मालकिन के सारे चेहरे पर बाल पड़े हुए थे और मालकिन ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और रात के 2 बजे का वक्त था और मालकिन सफ़ेद रंग का जोड़ा पहने सड़क के किनारे पर चल पड़ी। मालकिन को देखकर मैं भी बहुत खौफज़दा हुआ, लेकिन मालकिन के पीछे पीछे चलता रहा। मुझे याद नहीं रहा कि मैंने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। बहरहाल मालकिन के पीछे पीछे चलता रहा कि अचानक एक कार मालकिन के पास से तेज़ी से गुजरी। मैं गाड़ी की तेज़ रफ्तारी देखकर कार वाले को देखने लगा। जब कार गुजर गई तो मैंने वापस मालकिन की तरफ देखा, लेकिन मालकिन को वहाँ मौजूद न पाया। मैं काफ़ी देर मालकिन को ढूंढता रहा, लेकिन मालकिन ना मिली। मैं थक हार कर घर वापस आ गया। घर आया तो मालकिन के कमरे में नज़र डाली। मालकिन अपने कमरे में सोई हुई थी। अब मेरे दिमाग में बहुत से सवाल गूंज रहे थे कि आज तो दरवाज़ा खुला था तो मालकिन आ गई, लेकिन रोज़ाना दरवाज़ा जब मैं बंद कर देता हूँ तो मालकिन कहाँ से आती हैं। ये सोचकर मेरा दिमाग दुखने लगा और मैं कुंडी लगा कर सो गया था। सुबह मालकिन ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगी, रिजवान क्या बात है, आज बहुत देर कर दी उठने में। सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता बनाया, मालकिन को दिया और दूसरे रूटीन के कामों में मशगूल हो गया। अब मुझे मालकिन से डर भी लग रहा था और रात के सवाल भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैं दोबारा रात के होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मालकिन पर नज़र रख सकूं कि वे कहाँ जाती हैं। रात 10 बजे तक ड्यूटी दी। ड्यूटी देने के बाद कमरे में आकर इंतज़ार करने लगा कि अचानक रात के 2 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर गया, देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ कोई मौजूद न था। मैंने गेट से बाहर आकर देखा तो मालकिन सड़क के किनारे किनारे जा रही थी। मैं फासले से उनका पीछा करने लगा। मैं पीछा करते हुए कुछ ही दूर गया था कि अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरी तो जान निकल गई। मैंने पीछे देखा तो एक आदमी खड़ा था। कहने लगा, भाई कहाँ चोरों की तरह जा रहे हो, कौन हो तुम? मैं उसे जवाब दिए बगैर मालकिन की तरफ देखा तो मालकिन गायब हो चुकी थी। मैंने उस शख्स को बताया कि मैं किसी के घर में काम करता हूँ और यहाँ किसी के पीछे आया हूँ। ये कहते ही मैं घर की तरफ भागा। घर पहुँचा तो सीधा मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खोलने की हिम्मत तो मुझ में ना हुई। मैंने हिम्मत की और कमरे के बाहर से खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की। मुझे पीछे से किसी ने थपकी दी। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो मेरी एकदम चीख निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे मालकिन खड़ी हुई थी और मैं मालकिन की तरफ देख रहा था। इतने में मालकिन बोलने लगी, रिजवान तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में क्यों झांक रहे हो? मालकिन के हाथ में पानी की बोतल थी, जिससे लग रहा था मालकिन जैसे किचन से आ रही हैं। मैं बेहद डरा हुआ था और मैंने मालकिन से कहा कि आप यहाँ हैं तो बाहर कौन था? मैंने बाहर किसी को देखा है और कमरे में आपको देख रहा हूँ कि आप कमरे में मौजूद हैं या नहीं। मालकिन ने कहा, जाकर सो जाओ, दोबारा ऐसा मत करना। अगले दिन मैं दिन भर के कामों में मशगूल हो गया। मालकिन से बहुत डरा हुआ था। जब मालकिन आवाज़ देती तो घबरा कर जवाब देता। मालकिन ने पूछा, क्या बात है रिजवान, इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने जवाब ना दिया और काम में लग गया। उस रात मालकिन के सो जाने के बाद अपने कमरे में रात 2 बजे तक मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो मालकिन को बाहर जाते हुए देखा। मैं दरवाज़ा अंदर बंद करके दीवार कूद कर बाहर आया और मालकिन के पीछे जाने लगा कि अचानक मेरे सामने से मालिक को आते हुए देखा। जब मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह हैरान और परेशान होकर मुझे पूछने लगे, बेटा रिजवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काँपता हुआ बोला, मालिक मालकिन घर से बाहर निकल कर उस तरफ गई हैं। मालिक और मैं घंटों तक उनको वहाँ ढूंढते रहे, लेकिन वहाँ मालकिन ना मिली। फिर मालिक मुझे लेकर घर की तरफ आए। देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दिल में सोचा कि आज तो मालकिन पकड़ी ही जाएंगी, क्योंकि दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद किया था और दरवाज़ा बंद अंदर से ही बंद है। इसका मतलब कि मालकिन अभी तक नहीं आई। मालकिन ने कहा, रिजवान दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। मालिक ने दरवाजे पर लगी कुंडी बजाई। चंद लम्हों बाद मालकिन ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं उनको देखकर हैरान परेशान हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो चुका हूँ। हम अंदर आए। मालकिन बोली, अरे रिजवान तुम बाहर कब गए? मैं क्या जवाब देता। मैं खामोश रहा। मैं कमरे में गया। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। नमाज के वक्त मेरी आँख खुल गई। मैं उठा, फजर की नमाज़ पढ़ी। मालिक और मालकिन के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। मालिक को नाश्ता देने के बाद मैंने मालिक से कहा, मालिक मैं काम छोड़ रहा हूँ। मालिक ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या बात है, काम क्यों छोड़ रहे हो?
میں نے ساری بات مالک کو بتا دی۔ مالک نے کہا کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں موجود ہوں، تمہیں کام چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا، میں اپنے سارے کام ختم کر کے آیا ہوں، کم سے کم 15 دن تو میں نے یہیں گزارنے ہیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ مالک کا یہ جواب سن کر میں تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ میں بہت تھک چکا تھا، جس کی وجہ سے اس رات بہت اچھی نیند آئی اور آج صبح فجر کی نماز کے وقت ہی آنکھ کھلی۔ اگلی رات میں انتظار میں تھا کہ اب تو مالکن پکڑی ہی جائیں گے، لیکن کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ جب سے مالک واپس آئے تھے گھر میں سکون تھا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید زیادہ کام کرنے کی وجہ سے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اب مالک کے جانے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ مالک جاتے وقت مجھے کہہ گئے تھے، بیٹا رضوان، اب اگر تمہاری مالکن گھر سے باہر نکلے تو مجھے فوراً فون کر دینا، میں جہاں بھی ہوں گا تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی میں خوش ہو گیا۔ اگلے 2 دن تک کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ تیسرے دن پھر رات کو 2 بجے مجھے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی اور میں نے مالک کو فون کر دیا اور مالکن گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ میں مالکن کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور مالک کو ان کی لوکیشن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سڑک پر مالک کی گاڑی آ گئی۔ مالک نے گاڑی بالکل مالکن کے پاس جا کر روک دی اور مالک تیزی سے گاڑی سے نیچے اترے، مالکن کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کو تیزی سے لے کر نکل گئے۔ وہاں کچھ فاصلے پر ایک جنگل موجود تھا۔ میں نے مالک کی گاڑی کو وہاں جاتے دیکھا۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ مالک کو تو گھر جانا چاہیے تھا، یہ جنگل کی طرف کدھر جا رہے ہیں۔ میں نے مالک کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جنگل کے اندر چلا گیا۔ اس گھنے جنگل کے اندر ویرانے میں لکڑی سے بنا ہوا ایک کمرہ موجود تھا۔ وہاں میں نے مالک کی گاڑی کو کھڑا ہوا دیکھا، کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا اور جو کچھ سنا تو ایک بار تو میں ہل گیا۔ مالک اور مالکن آمنے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور مالک کہہ رہے تھے کہ بتاؤ مجھے، لیکن مالکن چپ تھی۔ مالک نے دوبارہ مالکن سے پوچھا، مدیحہ بتاؤ مجھے، کب سے میرا پیچھا کر رہی ہو؟ سب کچھ مجھے صاف صاف بتا دو ورنہ میں تمہیں یہیں مار دوں گا۔ مالکن نے جواب دیا، تم یہی کام تو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، میں تمہارا پیچھا اس وقت سے کر رہی ہوں جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم ڈرگس کا بزنس کر رہے ہو۔ مالک گھبرا کر بولے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ مالکن کہنے لگی، بس کر دو سکندر، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ عیش و عشرت، روپیہ پیسہ چند سالوں میں کوئی اتنی جلدی کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ مالکن نے جواب دیا، اچھا جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے، اچھی بات ہے، ویسے بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن میرا یہ راز تمہیں پتہ چل ہی چکا ہے تو اب میں تمہیں مار دوں گا، تم مجھے مار دو گے؟ سکندر، اپنی بیوی کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ مالک نے جواب دیا، جب تمہیں اپنے شوہر کی جاسوسی کرنے میں کوئی شرم نہیں آئی تو مجھے کیوں آئے گی؟ میرے مقصد کے راستے میں جو بھی آئے گا اسے مرنا ہی ہوگا، وہ پھر میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے بھی لوگ کامیابی ہی دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کامیاب ہونے کے لیے کون سا راستہ چنا ہے۔ مالکن زور سے ہنسی اور بولی، تم نے مجھے کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میں بریگیڈیئر اشرف کی بیٹی ہوں، جو کہ ISI کے بریگیڈیئر میں ہیں، اور تمہاری معلومات کے لیے تمہیں بتا دوں کہ میں اپنے پاپا کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ منحوس تھا وہ دن جس دن میں نے تم سے محبت کی تھی اور اپنے پاپا کے خلاف جا کر تم سے شادی کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے مار کر بھاگ جاؤ گے؟ تو تمہاری معلومات کے لیے تمہیں بتا دوں کہ پاپا نے سادہ لباس میں اپنے آدمی یہاں بھیجے ہوئے ہیں۔ جب تم نے مجھے پکڑا تھا انہوں نے تبھی تمہیں دیکھ لیا تھا، تمہارے خلاف سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں مالکن نے اپنے ایک کان سے بلوٹوتھ نکالا اور زور سے کہا، سب اندر آ جاؤ۔ زور سے دروازہ کھلا اور سادہ لباس میں 4 آدمی اندر آ گئے۔ ان کے اندر آتے ہی مالک نے مالکن کو پکڑ لیا اور کہا، مجھے پکڑنے کے لیے بہت ہی اچھا پلان بنایا تھا، لیکن میں ایک قدم آگے ہی رہتا ہوں، مجھے جانے دو ورنہ میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ چالاک عورت نے تو مجھ سے شادی اپنی پہچان چھپا کر کی۔ اندر جانے والوں میں سے ایک نے ہنس کر کہا، اور تم کتنے بیوقوف ہو، جس سے شادی کی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کیا۔ مالکن نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سکندر، مجھے مار کر تم بھاگ نہیں سکتے۔ مالک نے یہ سنتے ہی مالکن کو ان آدمیوں پر دھکا دے دیا اور فوراً کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 15 منٹ بعد چاروں آدمی واپس آ گئے اور کہنے لگے، میڈم بری خبر ہے کہ وہ بھاگ چکا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے اس کی گاڑی میں ٹریکنگ ڈیوائس لگا دی تھی، جس سے وہ جہاں بھی جائے گا پتہ چل جائے گا اور ہم
उस आदमी को ट्रेस कर सकते हैं। इतने में मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने एक साथी को मुझे लाने के लिए कहा। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। वो मुझे मालकिन के पास ले गए और मालकिन ने मुझसे पूछा, रिजवान तुमने क्या सुना है? मैंने सर झुका लिया और बोला, मालकिन मैंने सब सुन लिया है। मालकिन के साथ जो आदमी मौजूद थे, मालकिन ने उनसे कहा कि रिजवान को गाड़ी में बिठाओ। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे गाड़ी में बिठा दिया। मालकिन ने उससे कहा कि सिकंदर को ट्रेस करो, वे कहाँ हैं। जंगल से बाहर आते ही गाड़ी एक जगह रुक गई। इतने में एक आदमी ने कहा कि मैंने सिकंदर को ट्रेस कर लिया, वह इस वक्त हमसे 15 मिनट के फासले पर मौजूद है। ओके, ऐसा करो, लोकेशन को गूगल मैप में डालो, अब गूगल हमें बताएगा। उसके मुताबिक हम एक बंगले पर जा पहुँचे। गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, यकीनन सिकंदर इस बंगले में ही मौजूद होगा, चलो देखते हैं। मालकिन और इनके दोनों साथी गाड़ी से नीचे उतरे और बंगले के अंदर घुस गए। मालकिन ने कहा, सिकंदर भागने की कोशिश मत करो क्योंकि बेकार है। तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है, बल्कि तुम मासूम इंसानों की ज़िंदगियों से खेल रहे थे, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से लिए बगैर मैं नहीं जाऊँगी। सिकंदर ने मज़ाहमत तो की मगर पकड़ा गया। मालकिन के आदमियों ने मालिक को गाड़ी में बिठाया और चले गए। उसके बाद मालकिन ने मुझसे कहा, रिजवान हम तुम्हारे साहब की गाड़ी में तुम्हारे घर जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि तुम मेरे मुजरिम शौहर को बुलाओ और मैं उसके मुंह से सच निकलवाऊं। तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर मैं तो मालकिन पर हैरान था कि वे इतनी छोटी सी उम्र में कितनी बहादुर थी। धन्यवाद दोस्तों।